नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शर्मा क्रैकर सब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए राजस्थान इतिहास की चौहान वंश की एक क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूं। तो साथियों, आज हम लोग चौहान वंश के कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी और हम धीरे धीरे ऐसे ही करके राजस्थान के जितने भी अपने राजवंश हुए हैं, हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक के एमसीक्यू यहाँ पर करने वाले हैं। तो आज शुरुआत करते हैं हम लोग चौहान वंश से। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? आप सभी को पता है, चौहान वंश की उत्पत्ति को लेकर अग्निकुंड का सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है। और बच्चों, ये सिद्धांत देने वाले व्यक्ति हुए हैं चंदबरदाई। क्या नाम है इनका? चंदबरदाई। चंद्रबरदाई नहीं है साथियों, चंदबरदाई। चंदबरदाई ने बताया कि अपने यहां पर एक पर्वत हुआ करता था। पर्वत का नाम था बच्चों आबू पर्वत, है ना। कुछ ऐसे करके यहां पर अपना एक आबू पर्वत हुआ करता था। इस आबू पर्वत के ऊपर एक गुरु रहा करते थे। गुरु जी का नाम था वशिष्ठ। ये वशिष्ठ ऋषि रहा करते थे। वशिष्ठ ऋषि यहां पर यज्ञ हवन किया करते थे। क्या किया करते थे? यज्ञ हवन किया करते थे। परंतु कुछ राक्षस प्रजाति के लोग इनके यज्ञ हवन को खंडित करने की कोशिश करते थे। उनके अंदर मांस के टुकड़े वगैरह अन्य अशुद्ध सामग्री डाल देते थे, जिससे इनका जो यज्ञ है ये खंडित हो जाता था। क्या हो जाता था? यज्ञ खंडित हो जाता था। तो साथियों, एक दिन ऋषि वशिष्ठ ने अपने इस अग्निकुंड से कुछ योद्धा पैदा किए। सबसे पहले इन्होंने एक योद्धा पैदा किया और उस योद्धा का नाम रखा इन्होंने प्रतिहार। क्या नाम रखा? प्रतिहार। प्रतिहारों को इन्होंने उत्पन्न किया और प्रतिहार को उत्पन्न करके कहा कि प्रतिहार, तुम्हारा काम है, मैं जब यज्ञ करूं तो इस यज्ञ के अंदर कोई विघ्न ना आए। ध्यान रहे, इस यज्ञ की रक्षा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। प्रतिहार ने कहा, ठीक है गुरुजी, जो आपका आदेश। प्रतिहार बड़ी ही निष्ठा के साथ यज्ञ की सुरक्षा में जुट जाता है। परंतु वो राक्षस बहुत सारे थे और प्रतिहार यहां पर पराजित होकर लौट आता है। जब प्रतिहार लौट कर आता है तो गुरुजी पूछता है, क्या हुआ? तो प्रतिहार ने जवाब दिया, गुरुजी, वो इतने सारे, मैं अकेली जान रजिया गुंडों में फंस गई थी, बताओ क्या करे। गुरुजी ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और सहयोगी उत्पन्न करता हूं। इस बार गुरुजी ने फिर से एक नया योद्धा पैदा किया और दूसरा जो योद्धा पैदा किया, वो योद्धा पैदा किया था परमार। परमार को भी सेम काम दिया कि परमार, तुम्हारा भी सेम काम है, जाओ और जाकर इन राक्षस प्रजाति के लोगों का सामना करो। परमार भी बड़ी मेहनत से इनका सामना करने गया, परंतु परमार भी असफल होकर लौट आया। फिर से ऋषि वशिष्ठ ने पूछा, क्या हुआ? तो इसने भी वही जवाब दिया कि सर, मैं अकेला, वो इतने सारे, है ना, रजिया गुंडों में फंस गई। लेकिन क्या करें? गुरुजी ने कहा कि टेंशन मत लो, मैं एक और नया योद्धा पैदा करता हूं। इस बार फिर ऋषि वशिष्ठ ने एक तीसरे नंबर का योद्धा पैदा किया और उसका नाम रख दिया चालुक्य। लेकिन चालुक्य के साथ भी प्रतिहार और परमार के समान ही व्यवहार हुआ। ये भी इन राक्षस प्रजाति के लोगों से असफल होकर लौट आया। जब ये तीनों असफल हुए तो गुरुजी ने अंत में एक सशक्त योद्धा पैदा किया और उस योद्धा का क्या नाम रखा था? तो उस योद्धा का नाम रखा चौहान। और बच्चों, चौहान जो है वो यहाँ पर विजय प्राप्त करके आ जाते हैं और ऋषि वशिष्ठ इनसे प्रसन्न होते हैं। ऋषि वशिष्ठ इन्हें आशीर्वाद देते हैं और ऋषि वशिष्ठ के आशीर्वाद से आगे चल के हम देखते हैं चौहान जो है फलते फूलते हैं। और ये अग्निकुंड का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन हुए हैं? चंदबरदाई। बच्चों, चंदबरदाई जो थे, ये चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड के क्या हुए हैं? दरबारी हुए हैं। दरबारी होने के साथ साथ इन्होंने इस पृथ्वीराज चौहान थर्ड की जीवनी लिखी है। क्या लिखी है? जीवनी। जीवनी बोले तो इनके जीवन की सभी प्रिय घटनाओं का इन्होंने इसके अंदर उल्लेख किया है। समस्त घटनाओं का उल्लेख किया है और उस जीवनी का नाम रखा था इन्होंने पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। और इस पृथ्वीराज रासो के अंदर चंदबरदाई ने ये अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था। तो किसने लिखी? पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो लिखी चंदबरदाई ने।
लेकिन प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और वो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके देना है, क्योंकि वीडियो को ढंग से देख रहे हो तो क्वेश्चन मैं जरूर पूछूंगा। और पहला क्वेश्चन आपके लिए यही आता है कि चंद्रबरदाई ने इसे लिखना शुरू किया था बच्चों, पूर्ण नहीं किया था, तो पूर्ण करने वाला व्यक्ति कौन था, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और इसी तरीके से पहला क्वेश्चन अपना पूरा हुआ कि अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया। अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में। क्वेश्चन आ जाए कि अग्निकुंड से कितने योद्धाओं को ऋषि वशिष्ठ ने उत्पन्न किया था, तो बच्चों 4 योद्धाओं को ऋषि वशिष्ठ ने उत्पन्न किया था। यह संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, और वो क्वेश्चन है कि ये जो पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक है, इस पुस्तक को पूरा किसने किया, तो ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप जवाब दें। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान क्या थे, तो साथियों बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तो वत्स गोत्रीय क्या हुआ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते थे। ये बात बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिलती है। बिजोलिया शिलालेख ने कहा कि चौहान क्या थे, चौहान ब्राह्मण थे, परंतु ब्राह्मण भी कौन से थे, तो वत्स गोत्रीय। प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि अपने यहां पर गोत्र होते हैं, और ब्राह्मणों का एक गोत्र होता है, गोत्र का नाम है वत्स गोत्र। और उस वत्स गोत्रीय जो ब्राह्मण थे, जो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, उनसे क्या हुई है, चौहानों की उत्पत्ति हुई है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नल जेम्स टोड। बच्चों कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। इस कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के जो योद्धा थे, उन योद्धाओं के दबे हुए इतिहास को खोद कर बाहर निकाला और लोगों के सामने लाकर रखा, और बताया लोगों को कि ये जो राजस्थान नामक स्थान है, इसके अंदर महज थार का मरुस्थल ही नहीं है, यहां पर वीर भी पैदा होते हैं। और कैसे कैसे वीर, वो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान हमें बताती है। और इसी कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों की उत्पत्ति किस विदेशी जाति से बताई है, ये अपने सामने क्वेश्चन है। तो पहली बात तो प्रिय बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, अगर मैं ब्राह्मण हूं और इतिहासकार हूं, तो जो भी अच्छा राजवंश आएगा कोशिश करूंगा उसे अपने कुल से जोड़ने की। कर्नल जेम्स टोड एक विदेशी था, तो जाहिर सी बात है चौहान महान थे, और महान व्यक्तियों को तो अपने साथ जोड़ने में किसी को कोई समस्या नहीं। तो कर्नल टोड विदेशी था, तो जाहिर सी बात है कर्नल टोड विदेशी बताएगा। भारत में कुल 4 बड़ी जातियां आई हैं बच्चों, जिन्होंने भारत में आकर अपना अस्तित्व बनाया और भारत के कुछ क्षेत्र पर अधिकार करके उन्होंने राज किया। वो 4 जातियां हैं आपके सामने जो मैंने लिख रखी है, शक, कुषाण, पहलव और इंडो ग्रीक। वे ग्रीक जो इंडिया की तरफ आ गए थे, इन्हें बच्चों हिंद यवन भी बोलते हैं, इन्हें हिंद यवन भी बोलते हैं। इसके अलावा शक, इन्हें सीथियन भी कहा जाता है, इन्हें सीथियन भी कहा जाता है। कुषाण, पहलव, ये 4 जाति वो हैं जो भारत के अंदर विदेश की तरफ से आए थे, और इन्होंने भारत में आकर अपने छोटे मोटे क्षेत्र पर कब्जा करके उस क्षेत्र में राज किया है। परंतु कर्नल जेम्स टोड ने इन 4 में से किसे बताया है, तो चौहानों की उत्पत्ति इन 4 में से उन्होंने शक से बताई है। किनसे बताई है, शक अथवा सीथियन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कि शक अथवा सीथियन। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किस विदेशी जाति से हुई है, तो सर शक विदेशी जाति से हुई है। तो ये क्वेश्चन अपना पूरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था। हाँ जी दोस्तों, चौहान राजवंश का अगर संस्थापक अपने से पूछ लिया जाए, तो चौहान राजवंश के जो संस्थापक रहे हैं वो विग्रहराज, पृथ्वीराज, सोमेश्वर, वासुदेव। बच्चों वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान ने सबसे पहले सपाद लक्ष्य
है ना, सपादलक्ष जिसे सांबर कहा जाता है, इस क्षेत्र के अंदर सबसे पहले चौहान राजवंश की क्या डाली थी, नींव डाली थी। तो चलिए साथियों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौहानों का राजस्थान में प्रारंभिक केंद्र कौन सा था? तो पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको इसका जवाब दे दिया है, और वो जवाब क्या आ जाएगा कि सर चौहानों का राजस्थान में प्रारंभिक केंद्र जो था वो सांभर था। क्या था? सांभर था। सांभर से चौहान कहां चले आए? अजमेर चले आए थे। और सांभर से ही चौहान कहां चले गए थे? तो सर नाडोल चले गए थे। अजमेर से ही चौहान कहां चले आ गए थे? तो रणथंभौर चले आए थे। तो बच्चों यहां पर अगर देखें तो प्रारंभिक केंद्र क्या था? तो प्रारंभिक केंद्र सांभर था। तो पांचवें क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा प्यारे बच्चों सांभर। तो सांभर राजस्थान वालों के अंदर, राजस्थान के अंदर चौहानों का प्रारंभिक केंद्र रहा था। ये क्वेश्चन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन है कि चौहानों के प्रथम स्वतंत्र शासक कौन थे? गुरुजी क्या चौहान पहले किसी के गुलाम थे? जो आप स्वतंत्र शासक पूछ रहे हो, नहीं बच्चों, चौहान गुलाम नहीं थे। चौहान क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। चौहान क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। और बच्चों पहले क्या होता था, अगर कोई बड़ा राजा है, अगर कोई बड़ा राजा है या बड़ा राजवंश है, मान लीजिए उसके अधिकार में कोई बड़ा क्षेत्र है किसी राजवंश में, और वो जो राजवंश बहुत बड़ा हो गया, उसका साम्राज्य काफी आगे तक, काफी दूर दरार तक फैल गया, तो ऐसी कंडीशन में एक अकेला राजा पूरे साम्राज्य को नियंत्रित नहीं कर पाता था। तो वो राजा अपने इस साम्राज्य को कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता था। और बच्चों ये जो छोटे छोटे टुकड़े थे, ये टुकड़े क्या कहलाते थे? तो कुछ इन्हें ठिकाने बोल देते थे, कुछ इन्हें जागीर बोल देते थे, कुछ इन्हें भुक्ति बोल देते थे, है ना, कुछ इन्हें सूबे बोल देते थे। सब अलग अलग तरीकों से विभाजित करते थे। ठिकानों के ऊपर एक प्रमुख बिठा देते थे जिसे ठिकानेदार बोलते थे। जागीर के ऊपर एक प्रमुख बिठा देते थे जिसे जागीरदार बोलते थे। भुक्ति पर एक प्रमुख बिठा देते थे, उसे भुक्तिदार बोलते थे। और सूबे पर एक प्रमुख बिठा देते थे जिसे सूबेदार बोलते थे। अब मुख्य रूप से शक्ति यहां बैठी हुई है राजधानी में, और बाकी ये ठिकाने, जागीर, सूबे, इनके अंदर ये कुछ जागीरदार, सूबेदार, ठिकानेदार, भुक्तिदार, ये सब बैठे हुए हैं। अब ये ठिकानेदार, जागीरदार, भुक्तिदार, ये धीरे धीरे टैक्स इस शक्ति को पहुंचा रहे हैं। राजधानी में इनके यहां से, ठिकानों से कर भी जा रहा है, सैन्य सहायता भी जा रही है, बाकी सब कुछ जा रहा है। बच्चों जब तक जा रहा है तब तक वो क्षेत्र इस राजा के अधीन है, वो क्षेत्र इस राजा के पूर्ण रूप से कंट्रोल में है। जैसे ही इनमें से किसी एक को लगने लगा कि अब मुख्य शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई है, और अगर हम उसे कर ना दें तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो इनमें से ही कोई एक अपने आप का ये कनेक्शन काट लेगा और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देगा। अब मुख्य शक्ति में अगर शक्ति है तो वो इस पर आक्रमण करे, इसे पराजित करे और फिर से इस क्षेत्र को अपने अधीन कर ले। लेकिन अगर मुख्य शक्ति में दम नहीं है तो यहां से अलग से एक रियासत पट जाएगी और अलग से एक राजवंश का उदय हो जाएगा। शुरुआत में राजस्थान के बड़े क्षेत्र के ऊपर प्रतिहारों ने काफी राज किया है। प्रतिहारों के ही अधीन काम किया करते थे, यानी कि प्रतिहारों के ही सामंत हुआ करते थे। कौन? चौहान। धीरे धीरे प्रतिहार कमजोर होने लगे, और जब प्रतिहार कमजोर हुए तो चौहानों ने इसका भरपूर फायदा उठाया, और चौहानों ने इसका फायदा उठाते हुए बच्चों अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। और सर स्वतंत्र करने वाले पहले जो व्यक्ति हुआ करते थे वो व्यक्ति थे गुअक प्रथम। कौन थे? गुअक प्रथम। तो चौहानों के सप्रथम स्वतंत्र शासक जो होंगे उनका नाम हो जाएगा गुअक प्रथम। तो गुअक प्रथम ने खुद को सामंती से आजाद किया। किसकी सामंती से? तो सर प्रतिहारों की सामंती से। और प्रतिहारों का भी इस समय शासक नागभट्ट सेकंड हुआ करता था, ये थोड़ा सा याद रख लेना। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अजमेर के चौहानों के संस्थापक कौन थे? मैंने आपको बताया चौहान कहां थे, सांबर में हुआ करते थे। सांबर में अगर कोई व्यक्ति, सांबर के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने यहां पर नींव डाली तो वो व्यक्ति कौन हुआ करता था? वासुदेव। तो वासुदेव ने चौहानों की स्थापना कहां पर की थी? सांबर में। फिर आगे चल के सांबर से चौहान कहां आ गए थे? तो सांबर से चौहान आ गए थे अजमेर में। और अजमेर के अंदर जो चौहानों के संस्थापक हुए हैं वो हुए हैं बच्चों अजयराज। कौन हुए हैं? अजयराज। तो बच्चों अजयराज आए, अजयराज ने अपने ही नाम पर शहर बसाया अजमेर, अजमेर की स्थापना की। इसी अजमेर के अंदर एक पहाड़ी थी, पहाड़ी को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? मेर कहा जाता है, मेरू है ना, मेर कहा जाता है। ये मेर से पड़ता पड़ता धीरे धीरे मेरू बन गया। इसी पहाड़ी के ऊपर इन्होंने एक दुर्ग बसाया, है ना, इसी पहाड़ी के ऊपर इन्होंने एक दुर्ग बसाया। दुर्ग बसाने वाला व्यक्ति भी कौन है? तो वो व्यक्ति भी अजयराज ही है, अपने नाम पर बसाया। तो दुर्ग का नाम रख दिया अजय, और पहाड़ी के ऊपर बसाया था इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मेरू, अजय मेरू। बच्चों अजय मेरू दुर्ग ये भी किसने बसाया था? तो अजयराज ने ही ये बनवाया था। इसका निर्माण भी अजयराज ने करवाया था। और अजमेर के चौहानों के संस्थापक भी कौन हो जाएंगे? अजयराज हो जाएंगे। साथियों एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए। मैंने आपको एक बात बताई होगी पढ़ाते वक्त कि राजस्थान के अंदर तारागढ़ के नाम से यह दुर्ग काफी प्रसिद्ध है। जो अजमेर का दुर्ग है ये तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आपको जिसका जवाब देना है वो आप लोगों के लिए ये है कि इस अजयमेरू दुर्ग का नाम तारागढ़ करने वाला व्यक्ति कौन था, और उसने इस दुर्ग का नाम तारागढ़ क्यों किया था? ये थोड़ा कमेंट बॉक्स में मुझे बताने की कोशिश करें ताकि मैं भी तो देखूं कि आप क्लासें ले रहे हैं तो वो आपको कितनी समझ में आ रही है। खैर इस क्वेश्चन का जवाब आपको पता चल ही गया। क्वेश्चन का जवाब है अजयराज। और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि आना सागर झील। हाँ जी साथियों, आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार अर्णोराज के ऊपर कुछ मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण कर दिया। जब मुस्लिम आक्रांताओं ने इनके ऊपर आक्रमण किया तो इन्होंने उन मुस्लिम आक्रमणकारियों से जबरदस्त टक्कर दी, और ना केवल टक्कर दी बल्कि उनको काट डाला था। यहां पर उनके खून से अजमेर की धरती लाल हो गई थी। तो उस खून को साफ करवाने के लिए अर्णोराज ने इस आना सागर झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? तो बच्चों दिल्ली पर विजय प्राप्त करने वाला चौहानों का जो पहला शासक था वो पहला शासक हुआ है विग्रहराज चतुर्थ। कौन हुआ है? विग्रहराज चतुर्थ। याद रहे ये विग्रहराज चतुर्थ जो हुए हैं ये बड़े ही जबरदस्त शासक हुए हैं। इन विग्रहराज चतुर्थ के बारे में मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी जो है क्लासरूम के अंदर अच्छे से बता रखी है। ये गुवक प्रथम वही व्यक्ति है जो पहले स्वतंत्र हुए हैं। अर्णोराज वही है जिन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया है। और पृथ्वीराज चौहान थर्ड ये वो व्यक्ति हैं जो तराइन के युद्धों से काफी प्रसिद्ध हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस चौहान शासक के काल को निर्माण काल कहा जाता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि किस चौहान शासक के काल को निर्माण काल कहा जाता है? बच्चों निर्माण काल कहा जाता है अजयराज के काल को। किसके काल को? अजयराज के काल को। क्योंकि अजयराज ने सांबर से राजधानी अजमेर लेके आए, अजमेर की स्थापना की, अजयमेरू दुर्ग बनवाया, है ना। ये सब करने के कारण इनके काल को क्या कहा जाता है? तो इनके काल को निर्माण काल कहा जाता है। इतनी बात क्लियर? तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चौहानों का प्रथम पितृहंता शासक कौन सा था? प्यारे बच्चों पितृहंता का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति
जिसने अपने पिता की हत्या की हो। चौहानों के अंदर नो डाउट महान और वीर शासक हुए हैं, लेकिन इन महान और वीर लोगों के बीच में कभी कुछ निकम्मे लोग भी आ जाते हैं, और ऐसा ही एक निकम्मा व्यक्ति था जगदेव। कौन था? जगदेव। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, ये जगदेव वो व्यक्ति है जिसने अपने पिता अर्णोराज की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो बच्चों, ये अर्णोराज का क्या हुआ करता था? पुत्र हुआ करता था, और जगदेव ने क्या की थी? अर्णोराज की हत्या कर दी थी। आ गई बात समझ में? तो चौहानों का पहला पितृहंता शासक कोई था तो वो कौन था? जगदेव हुआ करता था। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों का पहला भ्रातृहंता शासक कौन था? हाँ जी साथियों, चौहानों में एक ऐसा भी शासक हुआ है जिसने अपने ही भाई की हत्या की हो। क्या सर? भाई की हत्या की हो। सगा भाई नहीं था, चचेरा भाई था, लेकिन हत्या जरूर की थी। और हत्या किसने की थी? तो पृथ्वीराज सेकंड ने की थी। सर, पृथ्वीराज सेकंड ये कौन है? पृथ्वीराज सेकंड बच्चों इस जगदेव का पुत्र है। कौन है? इस जगदेव का पुत्र है। और सर, जगदेव ने तो खुद पापा की हत्या की थी। बिल्कुल, जगदेव, अभी अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि जगदेव वो व्यक्ति है जिसने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी थी। जबकि जगदेव का एक बेटा हुआ, उसका नाम रखा गया पृथ्वीराज। ये सेकंड नंबर का पृथ्वीराज था, तो इसके साथ हम लोगों ने पृथ्वीराज सेकंड लगा दिया। इस पृथ्वीराज सेकंड ने अपने भाई अपरगांगी की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। अपने चचेरे भाई अपरगांगी की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो याद रखना, इसने अपरगांगे की हत्या कर दी थी। ये इसका चचेरा भाई था, लेकिन इसकी हत्या कर दी थी पृथ्वीराज सेकंड ने। हाँ जी साथियों, तो जैसा बाप वैसा बेटा, माता पिता का असर आपको देखने को यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है। हो जाता है ना, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि जैसा गोडाउन होगा वैसा ही शोरूम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस शासक के काल में नाडोल में चौहान राजवंश की स्थापना हुई। सबसे पहले चौहान कहां आए? सांबर में। सांबर से ही चौहान चले गए थे बच्चों नाडोल, और नाडोल से ही चौहान कहां चले गए थे? जालोर चले गए थे। सांबर से चौहान कहां आए? अजमेर। अजमेर से कहां चले गए थे? रणथंभौर चले गए थे। रणथंभौर चले गए थे। बच्चों, जब सांबर में शासक कोई था, उस समय नाडोल के अंदर चौहानों की एक ब्रांच यानी कि एक शाखा स्थापित हुई थी। और वो शाखा स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था? सॉरी, वो शाखा किस शासक के काल में स्थापित हुई थी? क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि सांबर में उस समय जो शासक हुआ करता था वो शासक था वाकपति राज। तो सर, नाडोल में स्थापना किसने की थी? ये तो शासक सांबर में हुआ करता था। तो बच्चों, वाकपति राज के पुत्र लाखा ने, इसी का नाम था बच्चों लक्ष्मण, है ना, इसे प्यार से लाखा बुला देते हैं हम, नाम को छोटा करके बोलने में अपने को मजा आता है, इसलिए इसका पूरा नाम लक्ष्मण ना लेकर हम लाखा ले लेते हैं। वास्तविक नाम इसका लक्ष्मण ही था। इस लक्ष्मण अथवा लाखा ने नाडोल के अंदर चौहानों की सत्ता स्थापित की थी। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? सांभर से अजमेर, और अजमेर से रणथंभौर। अजमेर में चौहानों का जो संस्थापक था वो तो था अजयराज, और जो अंतिम शासक था अजमेर का, उसका नाम हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जो तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित हो गया था। उनके हारने के बाद में पृथ्वीराज चौहान थर्ड का पुत्र गोविंदराज रणथंभौर आ जाता है, और रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की नींव डालता है। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंदराज। कि गोविंदराज जो है ये रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक है, जबकि हमीर देव
ये रणथंभौर का सबसे प्रतापी शासक था बच्चों। ये रणथंभौर का सबसे प्रतापी शासक था। ये वही व्यक्ति है जो अपनी हट बोले तो बच्चों जिद, अपनी जिद के लिए जाना जाता है। ये वही व्यक्ति है जिससे चौहानों का गौरवशाली इतिहास और भी ज्यादा गौरवान्वित हो जाता है, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसने अपने आप को मरवाना पसंद कर लिया। ये वो व्यक्ति है जिसने लड़ते हुए युद्ध के मैदान में केसरिया कर लिया था, परंतु इस व्यक्ति ने शरण में आए हुए अपने शरणार्थियों को अलाउद्दीन खिलजी के हवाले नहीं किया था। तो बच्चों ये सबसे प्रतापी शासक होंगे, लेकिन ये संस्थापक नहीं थे। संस्थापक यहां पर कौन होंगे? गोविंदराज होंगे। चलिए साथियों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि देवबोध और धर्मबोध, देवबोध और धर्म घोष, देवबोध व धर्म घोष इस चौहान शासक के दरबारी थे। तो बच्चों देवबोध और धर्म घोष ये अर्णोराज के दरबारी हुआ करते थे। किसके दरबारी हुआ करते थे? तो सर अर्णोराज के दरबारी हुआ करते थे। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिनदत्त सूरी जैन, जिनदत्त सूरी जैन ये किस चौहान शासक का दरबारी हुआ करता था? तो बच्चों जिनदत्त सूरी जैन विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी हुआ करता था। ये बातें थोड़ी सी याद रखने वाली है, अक्सर एग्जामों के अंदर ऐसे दरबारियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों की तरफ थोड़ा सा गहनता से देखना होगा। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए भी तैयार रहें। याद रखना जो जिनदत्त सूरी जैन थे ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वीराज थर्ड का जन्म कब हुआ? चलिए साथियों बताइए पृथ्वीराज थर्ड, ये पृथ्वीराज थर्ड वही है जो तराइन के युद्धों की वजह से काफी ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की थी इन्होंने। और पृथ्वीराज थर्ड जो थे ये महज 11 वर्ष की आयु में शासक बने थे। शासक कब बने थे? सर शासक बने थे 1177 में। कब तक रहे थे? सर शासक रहे थे 1192 तक। ये इनका टेन्योर है। और 11 वर्ष की आयु में अगर शासक बने थे तो इस हिसाब से तो सर इनका जो जन्म है वो 1166 में होना चाहिए। चलिए साथियों एक क्वेश्चन और आप लोगों से मैं पूछ लेता हूं। अजमेर के बड़े ही महत्वपूर्ण शासक हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड। आप सभी ने इनके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी, आप सभी को इनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी भी होगी। मुझे एक बात बता दीजिए कि इनका जन्म 1166 में हुआ था, परंतु कहां हुआ था? परंतु कहां हुआ था? तो कहां हुआ था ये कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे आप करना। और प्यारे बच्चों हर बच्चे का क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, हर बच्चे का कमेंट मैं पढ़ता हूं, है ना? तो आंसर भी सही होना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से बिल्कुल सही आंसर दें। और एक दूसरे का कॉपी बिल्कुल नहीं करना है ना? क्योंकि मैं यहां से भी देखता रहता हूं आप लोगों को कि कौन कॉपी कर रहा है, तो कॉपी नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से बताना है कि इनका जन्म कहां पर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमुल के युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड ने किन किन सेनापतियों को पराजित किया था? सबसे पहली बात तो आप ये बताइए कि जो तुमुल का युद्ध है, ये तुमुल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बच्चों तुमुल का जो युद्ध है ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था परमर्दिदेव चंदेल। परमर्दिदेव चंदेल, पृथ्वीराज चौहान और परमर्दिदेव चंदेल के बीच में यह युद्ध हुआ था। परंतु इस युद्ध के अंदर परमर्दिदेव चंदेल के दो बड़े प्रसिद्ध सेनापति लड़ रहे थे और उन सेनापतियों का नाम हुआ करता था, एक का नाम अलाह और बच्चों दूसरे का नाम हुआ करता था उद्दल। ये अल्लाह और उद्दल इस तुमुल के युद्ध के अंदर क्या वीरता से लड़ते हैं। बच्चों इस अल्लाह और उद्दल इन दोनों की वीरता पर एक कवि हुए हैं जिनका नाम है जगनिक, और इस जगनिक ने एक पुस्तक लिखी है और पुस्तक का नाम है अलाखंड।
और इस आला खंड के अंदर ये लिखता है कि बच्चों 16 वर्ष तक कुकर 12 वर्ष तक कुकर जिए, 16 वर्ष तक जिए सियार, वर्ष 18 छतरी जिए, बाकी जीवन को धिक्कार। मतलब 12 वर्ष तक कुकर जिए, 12 वर्ष तक कुत्ता जीता है, 16 वर्ष तक जिए सियार, सियार की भी उम्र महज 16 वर्ष है, वर्ष 18 छतरी जिए, क्षत्रिय की उम्र महज 18 साल है। अगर क्षत्रिय है तो 18 साल तक उसे किसी ना किसी युद्ध में इन दोनों की तरह वीर गति प्राप्त हो जानी चाहिए, वरना वो क्षत्रिय कहलाने के लिए नहीं है, उसके जीवन पर धिक्कार है। ये आला खंड के अंदर जगनिक इनकी वीरता से प्रभावित होकर लिखता है। लेकिन बच्चों सामने कौन था? तो सामने जेम्स बॉन्ड हुआ करते थे अजमेर के, और अजमेर के जेम्स बॉन्ड का नाम क्या है? पृथ्वीराज चौहान थर्ड। इस पृथ्वीराज चौहान थर्ड के सामने ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए थे और हार गए थे। तो बच्चों आला और उद्दल इसका सही जवाब हो जाएगा। और जैता और कुंपा ये किस शासक के सेनापति थे और इन्होंने किस युद्ध में सर्वाधिक योगदान दिया था, या ये दोनों किस युद्ध के अंदर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये बात आपको फिर से कमेंट करके बतानी है। क्योंकि बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहता हूं। तो ये क्वेश्चन मुझे आप बताएंगे कि जैता और कुंपा किस महान शासक के सेनापति थे। और याद रखना बच्चों, इन्होंने भी जो लड़ाई लड़ी है वो इतिहास में याद करने लायक लड़ाई लिखी है। इन्होंने भी इतिहास में पूरी की पूरी इतिहास पलट देने वाला युद्ध लड़ा है जैता और कुंपा ने। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा युद्ध इन्होंने लड़ा था। तो फिलहाल इस आंसर का जवाब हो जाएगा आला और उदल। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुमुल का युद्ध पृथ्वीराज थर्ड ने किसे कन्नौज का? तुमुल के युद्ध के बाद, ऐसा लिखना था साथियों, ये तुमुल के युद्ध के बाद पृथ्वीराज थर्ड ने किसे कन्नौज का प्रशासक नियुक्त किया? जब कन्नौज के शासक परमर्दी देव, है ना, हाँ जी, तो जब तुमुल का युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया था, तो इस युद्ध को जीतने के बाद उन्होंने पंजुन राय को क्या बनाया था? प्रशासक नियुक्त कर दिया था। यह बात याद रखना है ना। हालांकि पंजुन राय जो थे वो इनके सहयोगी हुआ करते थे, और ये तुमुल के युद्ध के बाद जो है सॉरी माफ करें दोस्तों, ये कन्नौज नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? महोबा। ये याद रखना, कहा क्या आएगा? महोबा आएगा, है ना। इसका सही जो क्वेश्चन होगा वो आएगा कि तुमुल के युद्ध के बाद पृथ्वीराज थर्ड ने इसे महोबा का प्रशासक बनाया था। एक्चुअली कन्नौज का जो शासक हुआ करता था उसका नाम हुआ करता था जयचंद गहड़वाल। क्या हुआ करता था? जयचंद गहड़वाल, जिनकी पुत्री का नाम क्या था? संयोगिता था। और पृथ्वीराज चौहान थर्ड और संयोगिता, उनकी जो प्रेम कहानी है वो आप सभी जानते ही हो। तो बच्चों यहां पर महोबा शासक हुआ करता था परमर्दी देव चंदेल, उनके विरुद्ध ये युद्ध लड़ा, उनके दोनों सेनापति आला और उद्दल को हराया, और उनको हराने के बाद में पंजुन राय, इस पंजुन राय को तुमुल के युद्ध के बाद उनका क्या बना दिया था? प्रशासक नियुक्त कर दिया था। कहां का? तो सर महोबा का प्रशासक बना दिया था। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि किस चौहान शासक ने टोपरा अभिलेख पर अपना लेख उत्कीर्ण करवाया? किस चौहान शासक ने अपना टोपरा अभिलेख पर लेख उत्कीर्ण करवाया? तो बच्चों टोपरा अभिलेख, सबसे पहले तो आप ये समझो कि इस टोपरा अभिलेख के ऊपर लेख उत्कीर्ण किसने करवाया? तो ये करवाने वाला व्यक्ति था विग्रहराज चतुर्थ। इसने लेख उत्कीर्ण करवाया था। सर इसने क्या लेख उत्कीर्ण करवाया था? इसने लेख उत्कीर्ण करवाया था कि मैंने पूरे भारत को तुर्कों से मुक्त कर दिया है, मतलब कि इन तुर्कों को मार के भगा दिया, इन विदेशियों को मैंने यहां से, और मैं अपनी आने वाले उत्तराधिकारियों से भी यही उम्मीद करता हूं कि वो इन तुर्कों को यहां मेरी जमीन में ना टिकने दे, इनको यहां से बाहर भगाए। ये लेख उत्कीर्ण करवाने वाला व्यक्ति कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। आप कहेंगे सर ये टोपरा क्या है? बच्चों टोपरा में एक इस प्रकार का अभिलेख है, और ये अभिलेख लगवाया था किसने? तो ये अभिलेख लगवाया था अशोक ने। एक लगवाया था टोपरा के अंदर,
और एक अभिलेख लगवाया था अशोक ने बच्चों मेरठ के अंदर। आपको एक बात बताता हूं, जहां से जो अभिलेख प्राप्त होता है उस अभिलेख का वही नाम हो जाता है। बिजोलिया से प्राप्त हुआ, बिजोलिया शिलालेख। प्रयागराज से कोई प्रशस्ति मिल गई, प्रयाग प्रशस्ति, है ना। कोटा से कोई शिलालेख मिल गया, कोटा शिलालेख। हमने ऐसे ही शिलालेखों के नाम स्थान के नाम से जोड़ दिए। अशोक ने अपने एक टोपरा में लिखवाया था और एक प्रसिद्ध शिलालेख मेरठ में लिखवाया था। इनको वो अपने हिसाब से लिखवाकर भगवान को प्यारे हो गए। समय बीतता गया, भारत में धीरे धीरे तुर्कों का आक्रमण हुआ। उनके बाद में भारत में पहली बार मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई। दिल्ली सल्तनत काल चला और दिल्ली सल्तनत काल में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था बच्चों फिरोज शाह तुगलक। इस फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर बसाया था जिस शहर का वर्तमान में नाम अरुण जेटली नगर है और दिल्ली के अंदर है, जिसे कहा जाता था फिरोज शाह कोटला नगर। इस फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से इस अभिलेख को उखाड़ा, मेरठ से इस अभिलेख को उखाड़ा और इनको उखाड़ के दोनों को कहां पहुंचा दिया था, तो फिरोज शाह कोटला पहुंचा दिया था। फिरोज शाह कोटला पहुंचा दिया था। कहां पहुंचा दिया था? फिरोज शाह कोटला पहुंचा दिया था। सर, फिरोज शाह कोटला जब आपने पहुंचाया, जब ये फिरोज शाह कोटला के अंदर पहुंचाया, तो यहां पर अब इतिहासकारों के लिए समस्या कि सर ये तो फिरोज शाह कोटला में आ गए, अब नाम क्या दे? तो इतिहासकारों ने इनका नाम दे दिया कि देखो मिला कहां से? टोपरा से। फिलहाल कहां है? दिल्ली। तो दोनों नाम दे दो, दिल्ली भी और टोपरा भी, और है क्या? अभिलेख। तो बच्चों वर्तमान में इसे कहा जाता है दिल्ली टोपरा अभिलेख। सेम ऐसे मेरठ वाले के साथ हुआ। इतिहासकारों ने कहा अभी कहां है? दिल्ली। मिला कहां से? मेरठ से। और है क्या? अभिलेख। तो दिल्ली मेरठ अभिलेख। इस तरीके से इनका नाम दिया गया। और इसी टोपरा अभिलेख के ऊपर अपना लेख उत्कीर्ण करवाने वाला चौहान शासक कौन है? विग्रहराज चतुर्थ है। प्यारे बच्चों, आज मैंने आप लोगों को चौहान वंश से संबंधित कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में भी आई होंगी और क्लास में काफी मजा भी आया होगा। साथियों, आप क्लास को अगर ऐसे ही प्यार देते रहेंगे तो मैं रेगुलर आपके लिए एक से एक क्लासेस लाता रहूंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आती है प्यारे बच्चों, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।